हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में 11th क्लास का सब्जेक्ट है और यूपी बिहार बोर्ड में 12th क्लास, इसका चैप्टर नंबर 5 यानी कि पार्ट 5 बाजार संतुलन, जिसके सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हमने पहले कर रखे हैं। आज के सेशन में मैं आपको कंप्लीट तरीके से पूरा चैप्टर एक बार में फिनिश करूंगा। इसके पहले के भी 4 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए सेशन में अब पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए और पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म करिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क मिल रही है, वो भी हिंदी माध्यम में। यहां पर 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। और आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, किसी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल निःशुल्क है। अब आइए, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, जैसा हमारा रीति रिवाज रहा है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर भाई हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, व्हाट वी आर रियली गोइंग टू स्टडी, क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो उस पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आएगी बाजार संतुलन, जिसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए बाजार क्या होता है, इसकी चर्चा हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर हमने देखा था कि एक क्षेत्र होता है जहां क्रेता और विक्रेता सीधे रूप से मिलते हैं, वहां प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है और कीमतों का निर्धारण कर बाजार में चीजें बेची जाती हैं। पर यहां बात यह आती है कि भैया वो बाजार संतुलन में होगा कब। अब बाजार संतुलन में होने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि बाजार अपने आप में कुछ ऐसी चीजें जो संतुलन में आ जाएगी। बाजार में संतुलन होने का मतलब यह है कि जो बाजार के मुख्य घटक हैं वो संतुलित कैसे होंगे। और आपको पता है कि बाजार में क्या क्या चीजें होती हैं। तो बाजार में होता है भैया एक क्रेता और एक विक्रेता। ठीक, एक क्रेता एक विक्रेता, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बाजार में संतुलन स्थापित करेंगे। किस प्रकार? क्रेता क्या करता है, मांग करता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सारी चीजें समझ में आएंगी। विक्रेता क्या करता है, पूर्ति करता है। तो जाहिर सी बात है दोनों क्या करेंगे, दोनों का अपना अपना लक्ष्य होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो क्रेता होता है वो ये चाहता है कि मैं कम से कम कीमत अदा कर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करूं, और जो विक्रेता है वो ये चाहता है कि मैं किसी भी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचूं ताकि लाभ अधिकतम कर सकूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकूं। तो दोनों में एक खींचतान और प्रतिस्पर्धा होती है और अंत में दोनों किसी एक कीमत पर क्या होते हैं, मान जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, विक्रेता कहेगा मैं 15 में बेचूंगा, क्रेता कहेगा कि नहीं मैं 10 में ही खरीदूंगा। दोनों में मिलकर चलो 12 रुपए तय कर लिया। तो वो जो कीमत होती है, यानी मांग और पूर्ति जिस कीमत पर बराबर होते हैं, ठीक है, जब किसी एक कीमत पर जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाए तो यहां से निकल कर आता है बाजार का संतुलन। ठीक है, बाजार का संतुलन ये एक बहुत ही सुखकारी स्थिति होती है बाजार में, जब चीजें एक्चुअली में बिक रही होती हैं और लोग उसको खरीद रहे होते हैं, और एक प्री डिसाइडेड या कह सकते हैं कि म्यूचुअली डिसाइडेड कीमत पर चीजें बेची जाती हैं, और वहां पर फिर दिखाई पड़ता है कि ठीक बात है, चलो मार्केट संतुलन में है। अब स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं, संतुलन। अब सवाल आपके सामने उठना चाहिए कि मान लीजिए अगर संतुलन की स्थिति नहीं बनती है तो क्या होगा। तो संतुलन की स्थिति नहीं बनेगी तो 2 समस्याएं आएंगी, जैसे यहां आगे हमने डिसाइड किया हुआ, आते हैं उस पर। तो अब बाजार संतुलन की कहानी यह है। तो उसके बाद आता है कीमत निर्धारण, जिसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब कुल मिलाकर जुलाकर यह होता है कि आप किस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस को स्थापित करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, तो बाजार का संतुलन तब होगा जब मांग और पूर्ति बराबर हो, पर वो जिस कीमत पे बराबर होते हैं वही कीमत से कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है ना भाई, जितनी मार्केट में डिमांड हो रही है उतना ही विक्रेता पूर्ति करने को तैयार हो गया, दोनों बराबर हो गए, बाजार हो गया संतुलन में। पर वो किसी कीमत पे तो हो रहा होगा, वो कीमत जो होती है वो संतुलित कीमत कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, साम्य कीमत। साम्य कीमत अभी आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये साम्य कीमत जो है, इसी को आप कीमत निर्धारण के हिसाब से लेकर चलते हैं कि भैया ठीक है, आपका जो प्राइस है वो निर्धारित हो गया, कीमत जो है वो डिसाइडेड हो गई। तो एक कहानी, अच्छा इसको ग्राफ से भी दिखाएंगे, सब बहुत डिटेल में देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो एक कहानी हो गई बाजार संतुलन के बारे में, एक कहानी हो गई कीमत के निर्धारण के बारे में। अब जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, दोबारा मैं उसी सवाल पे आता हूं कि मान लीजिए कि यदि अगर ये जो मांग और पूर्ति की जो व्यवस्था है वो अगर संतुलित नहीं होती,
मान लीजिए किसी कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर नहीं हो पाते तो स्थितियां क्या बनती बाजार में? तो ऐसे में दो स्थितियां बनती, या तो अधिमांग होता या अधिपूर्ति होती। अधिमांग अधिपूर्ति का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यह हो जाएगा कि देखिए आप एक चीज समझिए कि जो संतुलन है वो संतुलन ये कह रहा है कि मांग और पूर्ति बराबर होने चाहिए, पर इसमें से कोई एक चीज अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, जैसे मान लीजिए कि बहुत अल्पकालीन बाजार है और अचानक वस्तु की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप उसको सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, तो अधिमांग हो गया है ना, मांग का अधिक्य हो जाएगा वहां पर। अब क्या होगा कि डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई, चीजों की मांग बढ़ रही है पर उसकी पूर्ति नहीं बढ़ रही है। अब पूर्ति नहीं बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये होगा कि भाई मान लीजिए हो सकता है कि बाजार की अवधि इतनी छोटी है कि आप दोबारा पूर्ति कर ही ना पा रहे हो। पिछले चैप्टर में याद करिए मैंने कराया था कि बाजार का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें एक बहुत अल्पकालीन बाजार भी आता है। तो हो सकता है कि एक ऐसा बाजार हो जहां पर आपको तुरंत पूर्ति करना संभव ना हो, तो वहां भी मांग अधिक हो जाएगी। एक ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहां पर जानबूझकर विक्रेता जो है वो होर्डिंग करना चाह रहा हो, यानी कि जमाखोरी करना चाह रहा हो, वो अपना फायदा कमाने के लिए जानबूझकर पूर्ति कर ही ना रहा हो। एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पूर्ति करना संभव ही ना हो क्योंकि उत्पादन के साधन उपलब्ध नहीं है। तो किसी भी कारण से अगर पूर्ति के मुकाबले मांग अधिक हो जाए या मांग के मुकाबले पूर्ति अधिक हो जाए कि कोई डिमांड कर ही नहीं रहा, मार्केट में खूब सप्लाई चला जा रहा है, तो ये दोनों जो कंडीशंस बनेंगी वो होती है बाजार असंतुलन। बाजार असंतुलन, ठीक है, यानी जब बाजार संतुलन में ना हो, ठीक। और वहां फिर उसके बाद जो कहानी बनेगी वो बनेगी मांग और पूर्ति में शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। और मतलब मांग और पूर्ति में अब शिफ्ट होगा। मैंने आपको मांग और पूर्ति दोनों कराया हुआ अलग अलग चैप्टर में, और हमने देखा था कि जो मांग वक्र होता है ये ऐसा, इसमें एक दाएं ओर या बाएं ओर दोनों तरह के शिफ्ट देखे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो पूर्ति होती है उस पूर्ति वक्र में भी क्या देखा जाता है, उस पूर्ति वक्र में भी या तो दाएं ओर मतलब यहां या बाएं ओर एक शिफ्ट देखा जाता है। ऐसा शिफ्ट यहां भी देखा जाएगा, मांग के बढ़ने या घटने से, पूर्ति के बढ़ने या घटने से। अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो बहुत डिटेल में और बहुत आराम से हम समझेंगे। बस आपको ध्यान यहां कर्व पे देना है, यहां ग्राफ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपने कर्व या ग्राफ को ठीक से समझ लिया है तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आप सीधा आंसर कर देंगे। और बात यहां पे आएगी कि जो मांग और पूर्ति में शिफ्ट हो रहा है इसका कीमत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। साम्य कीमत पर प्रभाव, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर मांग और पूर्ति में किसी प्रकार का शिफ्ट देखा भी जा रहा है तो आखिरकार वो कीमत पर कैसा प्रभाव डाल रही है। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें दो चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पर हां बेहद खास हैं। ये 6 नंबर में भी 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इस चीज को रटना कम है, बाजार के जो कर्व या वक्र है उसके माध्यम से बड़े आराम से समझना है। अब देखिए मैं आपको यहीं पर 2 मिनट रुककर आपको कर्व के माध्यम से सारी चीजों का ना एक क्रक्स बताता हूं और फिर हम इंटर कर जाते हैं चैप्टर में, तो आप आराम से समझ लेंगे। देखिए कहानी पूरी क्या है, यही समझ लीजिए पूरी कहानी, उसके बाद आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं कि भाई हाँ कहानी क्या थी मुझे समझ में आ गई। देखिए पूरी कहानी यहां पर है, ठीक। यह आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहां ले लीजिए मांग एवं पूर्ति, ठीक, मांग पूर्ति, और यहां ले लीजिए आप मात्रा क्वांटिटी। अब ध्यान से समझिएगा जरा, अब होगी कहानी क्या कि ये है भैया आपकी डिमांड कर्व और ये है आपकी सप्लाई कर्व, ठीक। अब ये क्या होगा, अच्छा यहां ये कीमत हो जाएगी, यहां पर कीमत ले लीजिएगा। मांग पूर्ति हम यहां कर लेते हैं, मांग पूर्ति की मात्रा, यहां पर हम कीमत कर लेते हैं, कीमत, यहां पर मात्रा कर लीजिएगा। अब ये कीमत P है। अब ध्यान से समझिए, सो दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। आ गई बात समझ में। अब ये बिंदु E मान लीजिए कि ये बिंदु E है, ठीक है ना। अगर आप बाजार संतुलन को समझना चाहें तो समझिए। तो ये जो बिंदु E है ये साम्य बिंदु कहा जाता है, इसको साम्य बिंदु, ठीक।
इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, ये जो कीमत P है ये साम्य कीमत है, साम्य कीमत। और ये स्थिति किस चीज की है? ये स्थिति है बाजार संतुलन की, बाजार संतुलन। ठीक, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाए उसे कहते हैं बाजार का संतुलन। यही चीज मैं आपको यहां बता रहा था, यहां जब मैं डिस्कस कर रहा था तो यही चीज कर रहा था। तो आपको लग रहा होगा सर ये कीमत कैसे बराबरी दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं, ये वस्तु की मांग वक्र है। शुरू में इस वक्र को समझ लीजिए, पूरे चैप्टर में केवल वक्र ही खेलना है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ लें कर्व का कंसेप्ट क्या है। ठीक बात है। तो जहां पर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाए उसे हम साम्य बिंदु कहेंगे, और जिस कीमत पर यह बराबर हो जाए उसे हम साम्य कीमत कहेंगे। ठीक, जिस कीमत पर यह बराबर हो जाए उसे क्या कहेंगे? साम्य कीमत कहेंगे। तो बाजार संतुलन का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, जिस कीमत पर वस्तु की मांग वस्तु के पूर्ति के बराबर है वो साम्य कीमत कहलाएगी, और जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो साम्य बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसमें कुछ समझ में आपको दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है। अब जरा सा उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं जिस कंसेप्ट में, या चलिए उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके छोड़ता हूं, फिर वापस यहीं आऊंगा। अब होता क्या है कि इस मांग और पूर्ति में शिफ्ट होते हैं। हो सकता है ये मांग शिफ्ट होकर और आगे चली जाए तो पूर्ति को ऊपर काटेगी तो कीमत ऊपर चली जाएगी, या अगर कीमत नीचे आएगी तो कीमत इसके नीचे आ जाएगी। तो अब आप ये देखेंगे, आगे मैं आपको ये चर्चा करके डिटेल में बताऊंगा कि ये जो बाजार संतुलन की स्थिति है इसमें मांग और पूर्ति के कारण परिवर्तन होता है और कीमत भी ऊपर और नीचे होती रहती है। अब वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस स्थिति में कीमत ऊपर और नीचे होती है, इसकी चर्चा हम थोड़े देर बाद करते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं। लेकिन बाजार संतुलन का ये बेसिक ग्राफ है, इसको तो आप समझ ही लीजिए। कि समझ में आ गई बात? अच्छा, आइए अब आगे चलते हैं और एक एक पॉइंट्स में चलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कहानी आई बाजार संतुलन की। तो बाजार की वह अवस्था जहां वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति बराबर हो वह बाजार संतुलन कहलाता है। तो एक ऐसा सिचुएशन जहां वस्तु की यानी डिमांड ऑफ गुड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड इज इक्वल, जहां पर वस्तुओं की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएं वह बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। जिस कीमत पर बाजार संतुलन होता है वह साम्य कीमत कहलाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति तो बराबर हो गई, पर वो किसी एक कीमत पर बराबर होगी, और वो जिस कीमत पर बराबर होती है उसे फिर बाजार का संतुलन कहा जाता है। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन इज मार्केट इक्विलिब्रियम, एंड वन इज इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी एक बाजार संतुलन, एक बाजार संतुलन और एक साम्य कीमत, साम्य कीमत। तो बाजार संतुलन वहां होता है जहां मांग और पूर्ति बराबर हो, और जिस कीमत पर दोनों बराबर होती है वो साम्य कीमत कहलाती है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखकर चलिएगा जो मैंने आपको यहां ग्राफ पे समझाया है। ये प्राइस P है, ठीक है, तो ये साम्य कीमत है, और जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे के बराबर हुए हैं वो साम्य बिंदु या इसे बाजार संतुलन की स्थिति कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं। साम्य कीमत क्या है? तो किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर की मांग और पूर्ति की शक्तियां आपस में बराबर हों। जैसे देखिए, ये अगर प्राइस P मान लें और ये मांग वक्र है आपकी, ठीक है, और ये सप्लाई वक्र है, वही चीज जो मैंने आपको बताई। तो दोनों एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं और ये P कीमत पर काट रहे हैं, सो दिस इज प्राइस P। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका साम्य कीमत कहलाएगा। इसी को साम्य कीमत कहते हैं। यानी जिस कीमत पर बाजार संतुलन में आ जाए, जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाए, उस कीमत को हम क्या कहते हैं? उस कीमत को साम्य कीमत कहते हैं। इसी प्रकार साम्य कीमत, एक और डेफिनेशन आप लिखना चाहे, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है, साम्य कीमत वह कीमत है जिस पर की वस्तु की मात्रा जो विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो क्रेता खरीदना चाहते हैं। यह वह कीमत है जो बाजार को साफ कर देती है। ठीक बात है। अब देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक ऐसा कीमत जिस कीमत पर जो बेचने वाली मात्रा है जो खरीदने वाली मात्रा है दोनों बराबर हो जाए वो साम्य कीमत कहलाती है।
अब कौन कौन सी चीजें हैं जो साम्य कीमत को निर्धारित करती हैं? तो यहां पर दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक मांगी गई मात्रा या वस्तु की मांग, और दूसरा पूर्ति की गई मात्रा या वस्तु की पूर्ति। और ये दोनों क्या होनी चाहिए? ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इससे सिंपल तरीके से और आपको समझाया नहीं जा सकता कि जिस कीमत पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो जाए, वहां उस कीमत को हम क्या कहते हैं? साम्य कीमत कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ठीक बात है, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है? नहीं सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब साम्य कीमत क्या है? तो साम्य वस्तु, अच्छा, किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर मांग और पूर्ति शक्तियां आपस में बराबर हो। इस प्रकार साम्य कीमत वह कीमत है जिस पर वस्तु की मात्रा जो विक्रेता बेचने को इच्छुक है और मात्रा जो क्रेता खरीदना चाहता है, वहां दोनों बराबर हो जाते हैं। यह वह कीमत है जो बाजार को साफ करती है। साम्य कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियां करती हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा डायरेक्ट कि कौन सी शक्तियां साम्य कीमत का निर्धारण करती हैं? तो कौन कौन सी करती हैं? डिमांड और सप्लाई की शक्तियां। अतः यह आवश्यक है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के बारे में जाना जाए कि भाई मांग और पूर्ति की शक्तियां काम कैसे करती हैं। अब मांग शक्ति क्या है? ठीक है, डिमांड पुश जिसको कहते हैं, डिमांड पावर क्या है? किसी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण करता है। ये मैंने आपको डिमांड वाले चैप्टर में भी कराया था कि जब कोई व्यक्ति देखता है कि किसी वस्तु में उपयोगिता है और उपयोगिता उसकी कीमत को जस्टिफाई कर रही है, तो वो खरीदता है, मांग करता है। उपभोक्ता उस वस्तु का कितना मूल्य देगा यह वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितना पैसा देकर वो खरीदना चाह रहा है, वो डिपेंड करता है कि अगर पैसा देकर वो खरीदेगा तो कितनी सीमांत उपयोगिता उसको मिलेगी, उसी हिसाब से वो डिमांड भी करता है। उपभोक्ता किसी भी दशा में वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देगा। इस प्रकार उपभोक्ता के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। तो यहां पर मांग वाली शक्ति कैसे काम करेगी? जैसे पूर्ति वाली में अलग शक्ति काम करेगी, वहां उत्पादक वाला शक्ति आएगा। यहां क्या है, किसी चीज की वस्तु की मांग किस कीमत पर उपभोक्ता करेगा? उसे जब तक उसकी सीमांत उपयोगिता यूजफुल लगेगी, मतलब उसे अगर लगेगा कि मैं एक और पेन अगर खरीदूं तो जितना मैं यूज इसका कर सकता हूं उतना ही पैसा मैं दे रहा हूं, तब तक वो खरीदेगा। अब मान लीजिए कि किसी पेन की यूज ही वो 20 रुपए का करने वाला है और कीमत कोई 100 रुपए मांगे तो कभी नहीं देगा। तो वस्तु की मांग उपभोक्ता किस कीमत तक कर सकता है, यह डिपेंड करता है वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर। ठीक बात है। तो जैसे बाजार में जब मान लीजिए कोई गया ग्राहक, तो वो देखेगा कि भाई कोई चीज कितने की मिल रही है, तो जिस कीमत तक उसे लगेगा कि हाँ उसकी सीमांत उपयोगिता सही है, तब वो खरीदेगा, नहीं तो वो नहीं खरीदेगा। तो ये तो हो गए मांग शक्ति की वजह से। मांग के नियम के अनुसार ऊंचे मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा और नीचे मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। बाजार मांग अनुसूची के आधार पर मांग वक्र प्राप्त होता है और बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। तो आपको पता ही है कि इस तरीके का मांग वक्र होता है, ऐसा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरता हुआ होता है? मान लीजिए अगर हम यहां पर कीमत ले लें इस y अक्षांश पर, ये y अक्षांश है, और यहां हम मांग को ले लें, तो मांग का नियम बताता है भाई कि कम कीमत पर कम और ज्यादा कीमत पर ज्यादा, तो ज्यादा कीमत पर कम और कम कीमत पर ज्यादा। तो यहां कीमत ऊपर तक गई है तो देखिए मांग की यहीं तक है केवल, लेकिन जैसे ही कीमत नीचे आ गई यहां, तो देखिए ये यहां तक इतना ज्यादा डिमांड वो कर रहा है। देख रहे हैं आप? तो जाहिर सी बात है कि मांग वक्र ये दर्शाएगा, मांग की शक्ति सीधे सीधे दर्शाती है कि जितनी कम आप कीमत लगाएंगे उतना ज्यादा डिमांड होगा। और इस तरह का मांग वक्र यानी डिमांड इस तरह का वक्र आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये कीमत निर्धारण का पहला अंश होता है, मांग वाली शक्ति। अच्छा, ये मैंने आपको कराया, अभी आप रिलेट कर रहे होंगे, जो उन्होंने पहले की क्लासेस देख रखी हैं वो और आसानी से समझ रहे होंगे। पूर्ति शक्ति कैसे काम करती है? तो किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादकों द्वारा की जाती है। जैसे देखिए डिमांड में क्या था, कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जा रहा था, उपभोक्ता को देखा जा रहा था। यहां उत्पादक मेन है। वस्तु के उत्पादन में उत्पादकों को कुछ लागतें वहन करनी पड़ती हैं, इसलिए वह अपनी वस्तु का मूल्य कम से कम सीमांत लागत के बराबर अवश्य प्राप्त करना चाहेंगे। तो जिस दो चीजें काम आएंगी, देखिए सीमांत उपयोगिता, ठीक, और एक सीमांत लागत। ठीक, तो सीमांत उपयोगिता किसमें काम आएगी? मांग वाले में। और सीमांत लागत किसमें आएगी? पूर्ति वाले में। यह क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। तो वस्तु की मांग उपभोक्ता तब तक करेगा जब तक उसकी सीमांत उपयोगिता उसको जस्टिफाई कर रही होगी। जो कीमत मैं दे रहा हूं मैं, सीमांत उपयोगिता उस पर काम आएगी। और सीमांत लागत कहां तक जस्टिफाई, सीमांत लागत को देखकर कौन पूर्ति करेगा? उत्पादक। उत्पादक ये देखेगा कि अंतिम वस्तु बनाने में जो उसकी लागत लगी है वो सीमांत उपयोगिता सीमांत लागत है, कम से कम उतनी लागत मिलेगी तब वो पूर्ति करेगा।
और उपभोक्ता मांग कब तक करेगा? जब तक कम से कम उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो। तो ये दो चीजें जो है मांग और पूर्ति के शक्तियों को निर्धारित करने में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। तो जब आप उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, जब आप पूर्ति के हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको यह दिखाई पड़ता है कि जो उत्पादक है वो कम से कम वस्तु की सीमांत लागत को निकालेगा, तभी उत्पादन करना स्वीकार करेगा, तभी पूर्ति करना स्वीकार करेगा, वरना नहीं करेगा। इस प्रकार सीमांत लागत किसी वस्तु के मूल्य को निम्नतम सीमा को बताती है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कम से कम जो प्राइस होती है किसी वस्तु की वहां तक बताती है। पूर्ति के नियम के अनुसार प्रायः ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा और नीची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा बेची जाती है। मांग के उल्टा है, इसलिए इसका वक्र कैसा होता है? इसका वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। मतलब अगर कीमत कम है तो इतने ही क्वांटिटी बेचेगा, कीमत यहां अगर पहुंच जाए तो यहां की क्वांटिटी तक वो पहुंच सकता है। आ रही बात समझ में? यानी पूरा क्वांटिटी बेचेगा। तो आपको पूर्ति वक्र कैसा दिखाई देगा? ऐसा। मांग वक्र कैसा था? ऐसा। और दोनों मिलकर फिर डिसाइड करते हैं कीमत क्या होगी। ठीक है, अब आती है कहानी। आपने पूर्ति का जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मांग की शक्ति भी देख ली, पूर्ति की शक्ति भी देख ली। अब कहानी आएगी कि साम्य मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो उपभोक्ता वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देगा और उत्पादक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत से कम नहीं लेगा। अतः वस्तु की कीमत इन दोनों सीमाओं के बीच में कहीं ना कहीं निर्धारित होती रहती है। यानी जो सीमांत उपयोगिता है और सीमांत लागत है, इसके बीच कहीं ना कहीं ये वस्तु की कीमत डिसाइड की जाती है। ठीक, प्रत्येक क्रेता इस बात का प्रयास करेगा कि कम से कम कीमत चुकानी पड़े। वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और वस्तु की पूर्ति मात्रा आपस में बराबर हो जाए, और इसी को साम्य मूल्य कहेंगे। तो उत्पादक ये प्रयास करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? पैसा वसूले, और क्रेता क्या करेगा? वो ज्यादा कम से कम पैसा देके ज्यादा खरीदना चाहेगा। तो दोनों जिस कीमत पर मांग और पूर्ति के लिए रेडी हो जाएंगे, वहां पर साम्य कीमत का निर्धारण होगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस प्रकार ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और इस वाले कीमत प्राइस पे वो दोनों क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए। तो ये जो प्राइस पी होगी वो साम्य कीमत होगी, और ये संतुलन बिंदु होगा, और ये क्या हो जाएगा? साम्य कीमत। अब देखिए एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है। एग्जामिनेशन में आपको बकायदा डिटेल में समझाना है। आप समझाएंगे कि उपयुक्त चित्र में एस एस पूर्ति वक्र है, डी डी मांग वक्र है। यहां बिंदु ई ले लेंगे। ठीक, बिंदु ई पर पूर्ति वक्र मांग वक्र को काटती है, यानी पूर्ति और मांग दोनों बराबर होते हैं, और इससे संबंधित कीमत पी साम्य कीमत कहलाएगी, क्योंकि इसी कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हुए हैं। ठीक बात है, और इसे ही बाजार संतुलन की स्थिति भी कहेंगे और साम्य कीमत का निर्धारण भी कहेंगे। तो कम से कम इतना लिख के अगर आप डिटेल में बताएंगे तो एग्जामिनर आपको केवल फिगर देख के ही नंबर दे देगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने ग्राफ सुंदर साफ बना दिया और उसका एक्सप्लेनेशन ठीक से लिख दिया, तो फिर एग्जामिनर आपके समझ जाएगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर है, और वहां फिर नंबर कटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये था साम्य मूल्य का निर्धारण। ठीक है, जैसे एक टेबल के थ्रू अगर आप देखें तो ये मांग की मात्रा है, ये कीमत है, और ये पूर्ति की मात्रा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 रुपए कीमत पर ये मांग और ये पूर्ति, ये दोनों बराबर हो गए, और इसलिए ये साम्य कीमत हो गया। ठीक, यहां क्या था? अभी तक यहां अतिरिक्त पूर्ति थी, और यहां क्या है? यहां पूर्ति कम है, यहां पर मांग ज्यादा है। ठीक है, हाँ मांग ज्यादा है। तो ये स्थिति क्या है? अतिरिक्त मांग की है, और ये स्थिति अतिरिक्त पूर्ति की है। लेकिन ये साम्य कीमत वाली स्थिति है, बाजार संतुलन वाली स्थिति, यानी ऐसी कीमत जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो गए हैं, वो साम्य बिंदु या साम्य कीमत का निर्धारण वाला बिंदु कहा जाता है, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं अब साम्य कीमत पर मांग और पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव है। ये आई असली कहानी। ठीक है, इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस या साम्य कीमत है, उस पर मांग और पूर्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मांग और पूर्ति का प्रभाव का मतलब है कि अगर इसमें कोई परिवर्तन हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझिए कि मांग और पूर्ति के परिवर्तन किस किस प्रकार के होते हैं। आइए जरा इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, एक कहानी तो ये बनेगी, मान लीजिए ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। ठीक, अब ये दोनों बराबर हैं। पहली कहानी तो ये है। ठीक, दूसरी कहानी मैं इसमें जोड़ूं, मान लीजिए मांग बढ़ जाए। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। पहले मांग में परिवर्तन को देखते हैं।
मांग में परिवर्तन। अच्छा, मांग में परिवर्तन का मतलब मांग बढ़ भी सकती है, मांग घट भी सकती है। तो जब मांग बढ़ती है तो जरा बताइए मांग वक्र क्या होता है, जल्दी बताइए। मांग बढ़ने पर मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है? मांग बढ़ने पर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है। तो ये मांग वक्र है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मान लीजिए अगर ये डी था, डी था, तो यहां एक नया मांग वक्र क्रिएट होगा और वो होगा D1। अब पहले जो प्राइस थी वो ये थी, अब क्या हो जाएगी जरा बताइए तो। अब क्या हो जाएगी, अब ये पूर्ति, अच्छा ये सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है पहले मांग वक्र पूर्ति वक्र को यहां काटी तब यहां काट रहा है, तो अब नया कीमत ऊपर चला जाएगा P1। यानी आपके सामने ये बात स्पष्ट हो गई कि यदि पूर्ति को बराबर रखा जाए और मांग में वृद्धि की जाए तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। जब दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये अब ऊपर पूर्ति वक्र को जब यहां काटता था, ये ई बिंदु जो था अब नया साम्य बिंदु E1 हो जाएगा और यहां पर कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, लॉजिकली भी याद करिए, लॉजिकली भी सोचिए कि यदि किसी वस्तु की पूर्ति को बराबर रखा जाए और उसकी मांग बढ़ती चली जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर पूर्ति कांस्टेंट है और किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो कीमत तो बाजार में वैसे ही बढ़ती है ना। किसी चीज की मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो जाहिर सी बात है चीज महंगी होगी। ठीक बात। अच्छा, आपके सामने सवाल यह आएगा एग्जाम में कि पूर्ति स्थिर रहने पर मांग में बढ़ोतरी होने पर या मांग में वृद्धि होने पर साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको कुछ रटना नहीं है, सीधा ग्राफ बना देना है। पहले आप दोनों बराबर वाला ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको दाएं ओर खिसका देंगे और ऊपर ले जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि प्राइस पहले से ऊपर चली गई। अब एक दूसरी कंडीशन को एज्यूम करिए, तो आपको एक कंडीशन आ गई कि यदि मांग बढ़ेगी, यदि मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र दाईं ओर जाएगा और कीमत साम्य कीमत बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी सिचुएशन इसमें एज्यूम करिए। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि अब अगर मान लीजिए मांग घट जाए तो मांग घटने की स्थिति में क्या होगा, मांग घटने की स्थिति में यही मांग वक्र बाएं ओर आ जाएगा और ये D1 बन गया। ठीक है, ये मांग वक्र क्या हो गया, बाएं ओर आ गया। अब जब बाएं ओर आ गया तो पहले वो यहां पर कट करता था ई बिंदु पर, अब नया साम्य बिंदु E1 हो गया, पूर्ति वक्र को यहां काट रहा है और इसके सामने वाली जो कीमत होगी ये P से नीचे आ जाएगी P2। यानी अब एक बार फिर आपको क्या दिखाई पड़ा, तो यदि पूर्ति को स्थिर रखकर हम मांग को घटा रहे हैं या मांग में कमी आ रही है तो मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है, और जब मांग वक्र बाएं ओर शिफ्ट होता है तो सीधी सी कहानी क्या होती है, कीमत नीचे आती है। ठीक, तो यहां पर क्या है, अगर मान लेते हैं मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि और एक स्थिति हुई मांग में कमी, मांग में कमी। ठीक, अब इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, अगर मांग में वृद्धि हो गई तो यहां पर क्या आ जाएगा, कीमत या साम्य कीमत बढ़ेगी, और अगर मांग में कमी आ गया तो क्या हो गया, साम्य कीमत घटेगी। दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। तो एक में साम्य कीमत बढ़ेगी और एक में साम्य कीमत घटेगी। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। ये आ गया अगर मांग में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन का मतलब एक स्थिति मांग में वृद्धि, तो मांग वृद्धि में मांग वक्र दाएं ओर जाएगी जो पहले बताया था, और मांग में कमी में मांग वक्र बाएं ओर जाएगी। अब जरा पूरी कहानी को बदलते हैं। अब अगर मान लीजिए लेट सपोज स्थिति बनती है किस चीज की, स्थिति बनती है पूर्ति में परिवर्तन की, इस चीज की बनती है पूर्ति में परिवर्तन। अच्छा, पूर्ति में परिवर्तन का मतलब क्या है, मांग स्थिर रहेगी। अब जरा यहां ये कंडीशन बनाइए। ठीक, एक्स वाई, ठीक, ये मान लीजिए लेट सपोज मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, और ये एक बिंदु बनी है जो साम्य कीमत है। सो दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। अब पूर्ति में परिवर्तन में दो स्थितियां होंगी, एक पूर्ति में वृद्धि और एक पूर्ति में कमी। दो स्थिति बनेगी,
एक पूर्ति में वृद्धि होगी, एक पूर्ति में कमी होगी। तो अगर पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो पूर्ति वक्र कहां चली जाएगी? पूर्ति वक्र दाएं ओर जाएगी। देखो मांग हो या पूर्ति हो, वृद्धि होने पर दाईं ओर राइट हैंड साइड में जाता है। तो अब ये पूर्ति वक्र यहां नीचे आ जाएगा और ये मांग को कहां काट रहा है? यहां पर काट रहा है। अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में कीमत पहले से नीचे आ जाएगी, P1 आ जाएगी। ठीक बात है। तो अब ये क्या हो गया? ये पूर्ति वक्र में पूर्ति नीचे आ गई अगर वृद्धि हुआ तो अगर पूर्ति में वृद्धि होगा तो कीमत क्या हो रही है? घट रही है। तो यहां क्या आ जाएगा? कीमत घटेगी, कीमत घटेगी। अच्छा लॉजिक भी लगाइए ना जरा। अगर किसी वस्तु की मांग में, डिमांड में कोई उसको डिमांड नहीं कर रहा है और सप्लाई होकर मार्केट में बढ़ता जा रहा है तो चीज तो सस्ती बेचनी पड़ेगी, सीधी कहानी है। अच्छा आप दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। दूसरी कहानी यह है कि मान लीजिए पूर्ति घट गई, तो अगर पूर्ति घटती है तो वो बाईं ओर जाएगी। तो अब जो पूर्ति वक्र यहां थी वो उससे बाएं इधर आ जाएगी और वो मांग वक्र को अब यहां काट रही है, तो ये कीमत चली गई P2। यानी अगर पूर्ति में कमी होगी तो पूर्ति वक्र बाएं ओर जाएगी और कीमत पहले से ऊपर हो जाएगा। तो पूर्ति में कमी होने के कारण कीमत या साम्य कीमत बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो अगर मान लीजिए मांग को, इसमें डिमांड में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, मांग को हम बिल्कुल स्थिर रखें और पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो पूर्ति में वृद्धि होने के कारण जो पहले वाली कीमत है वो कीमत उससे कम हो जाएगी। और अगर हम मांग को बिल्कुल स्थिर रखें और पूर्ति को बढ़ा दें, सॉरी घटा दें, तो पूर्ति वक्र बाएं ओर चली जाएगी। अब वो यहां पे काट रही है। तो एक साम्य बिंदु ये है E1, ये तो पहले से E बना हुआ है और ये अब E2 बन जाएगी। यानी कि अब वो E2 पर काटेगी और पूर्ति की पहले साम्य कीमत पहले से ऊपर चली गई। ठीक। तो अगर मांग और पूर्ति में परिवर्तन का साम्य कीमत पर हम प्रभाव देखें तो हमको ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा, बहुत साफ दिखाई पड़ेगा कि यदि हम पूर्ति को बढ़ाते हैं तो पूर्ति वक्र दाएं ओर जाता है, अगर हम पूर्ति को घटाते हैं तो पूर्ति वक्र बाएं ओर जाता है। और दोनों स्थितियों में कीमत एक में पहले से नीचे आ जाई, एक में पहले से ऊपर आ गई। अब बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैसा उसने क्वेश्चन पूछा है वैसा ग्राफ बना दीजिए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पहले वाले कीमत से ऊपर चला गया तो आप लिख देंगे कीमत बढ़ जाएगी, पहले वाले कीमत से नीचे चला गया तो आप लिख देंगे कीमत घट जाएगी। जैसे एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन मान लीजिए लेट सपोज पूछ दिया, ये तो हमने देख लिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मांग को स्थिर रख के, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये सवाल आ जाए, मांग के स्थिर रहने पर, मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति में कमी के कारण, ठीक, साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बहुत आराम से पूछ सकता है। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। सीधा सीधा ये बोल रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मांग को स्थिर रखें और पूर्ति को घटा दें, तो चलिए हम वैसा ग्राफ बना लेते हैं। हम तुरंत एक ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले हम मांग पूर्ति को बराबर करके एक संतुलित कीमत यहां बना लेंगे, ये साम्य कीमत हो गया। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए अगर पूर्ति घट जाए, तो हम सबको पता है अगर पूर्ति घटती है तो वो बाएं ओर जाती है। तो ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, तो पूर्ति घटेगी तो पूर्ति हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे बाएं ओर। अब वो क्या होगा, अब वो मांग वक्र को यहां काट रही है, पहले यहां काट रही है, तो यहां जब काट रही है तो इसके सामने वाला प्राइस P1 ऊपर चला जाएगा। तो पहले वाले कीमत से कीमत ऊपर चली गई। तो हम स्पष्ट रूप से यह आंसर लिख सकते हैं कि यदि हम मांग को स्थिर रखते हैं और पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति वक्र बाएं ओर खिसक जाएगी या बाएं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण संतुलन कीमत या साम्य कीमत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। आइए अब एक एक करके जो हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे हैं उसको देख लेते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है और साम्य कीमत पर मांग और पूर्ति के परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखिए, व्यवहार में किसी वस्तु की कीमत सदैव एक सी नहीं रहती, ठीक बात है। साम्य कीमत मांग और पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, यह भी हमने देख लिया।
अतः मांग एवं पूर्ति के परिवर्तित हो जाने पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र भी परिवर्तित हो जाते हैं और साम्य कीमत परिवर्तित हो जाती है। मैंने आपको बताया कि उस वक्र में कैसा परिवर्तन आता है, इसीलिए पहले बता दिया ताकि आपको चीजें लगी कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस वक्र में कैसा चेंज आता है यह भी मैंने आपको इजीली ठीक से समझा दिया। अब साम्य कीमत पर मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे मांग में परिवर्तन, तो मांग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, या तो मांग में वृद्धि होगी, या तो मांग में वृद्धि होगी या मांग में कमी होगी। ठीक है, ये दो परिस्थितियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो या तो मांग में वृद्धि या तो मांग में कमी। ठीक बात। अच्छा, अब मांग में वृद्धि और मांग में कमी होने से मांग वक्र पर प्रभाव कैसा पड़ता है, यह भी मैंने आपको बताया। फिर देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये मांग वक्र है और अगर वृद्धि हो जाएगी तो मांग वक्र जो है वो दाईं ओर चला जाएगा और कमी होने पर मांग वक्र बाईं ओर चला आता है। ये ध्यान रखिएगा तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो यदि पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी मान लीजिए अगर पूर्ति में कोई बदलाव ना हो तथा उपभोक्ताओं की आय, रुचि, फैशन या मान लीजिए अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, इनके वजह से मांग परिवर्तित हो जाती है, तो मांग में होने वाली प्रत्येक वृद्धि वस्तु के मूल्य में वृद्धि उत्पन्न करेगी और मांग में होने वाली प्रत्येक कमी वस्तु के मूल्य में कमी करेगी। सीधी बात यहां पर बता दिया है कि यदि वस्तु की मांग में वृद्धि होगी तो कीमत बढ़ेगी और वस्तु की मांग में कमी होगी तो कीमत घटेगी। ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मांग है, ये पूर्ति है, पूर्ति को हमने टच नहीं किया, मांग में वृद्धि हो गई, तो पहले जो कीमत यहां पर थी अब वो यहां पे काट रही है, तो कीमत पहले से ऊपर चली गई। तो वृद्धि होने से बढ़ती है, यही मैं कमी कर दूं, मांग वक्र इधर आ जाए, अब वो यहां पर पूर्ति को काट रही है, कीमत पहले से नीचे आ जाएगी। तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर वस्तु की मांग बढ़ती है तो साम्य कीमत बढ़ेगी, वस्तु की मांग घटती है तो साम्य कीमत घटेगी। पूर्ति में परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो पूर्ति में परिवर्तन का सीधा वक्र पर, अब यहां पर पूर्ति में परिवर्तन का मतलब पूर्ति में वृद्धि या कमी। तो पूर्ति में वृद्धि भी हो सकती है और पूर्ति में कमी भी हो सकती है, तो ये भी आपको दोनों दिखाई पड़ सकता है। तो पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मान लीजिए ये पूर्ति वक्र है, कमी वृद्धि अगर पूर्ति में हो जाएगी तो पूर्ति वक्र इधर नीचे की तरफ दाईं ओर चली जाएगी और कमी होने के कारण ऊपर की तरफ ये बाईं ओर चली जाएगी। तो ये दो तरह के परिवर्तन पूर्ति वक्र में देखे जाते हैं। तो मांग के स्थिर रहने पर यदि उत्पादन लागत, तकनीक यानी कीमत के अतिरिक्त जो कारण होते हैं, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण पूर्ति परिवर्तित हो जाती है, ये अन्य वस्तु की कीमत है, उस वस्तु की नहीं, तो वो साम्य कीमत भी परिवर्तित होती है। पूर्ति के वृद्धि के परिणाम स्वरूप पूर्ति वक्र खिसक कर दाएं ओर आ जाएगा। मांग के अपरिवर्तित रहने पर पूर्ति में होने वाली प्रत्येक वृद्धि कीमत को कम करेगी। तो अगर मान लीजिए मांग में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है और पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो कीमत तो कम होनी ही है। ये रही पूर्ति, ये रही मांग और पूर्ति, ये रहा साम्य कीमत। तो अगर मान लीजिए डिमांड कर्व है, इसमें कोई चेंज ना आए और पूर्ति में वृद्धि हो तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकती है। अब ये मांग को यहां नीचे काट रही है तो कीमत पहले से नीचे P1 आ जाएगी। तो अगर मांग में कोई चेंज ना हो और पूर्ति में वृद्धि होती जा रही है तो निश्चित तौर पर साम्य कीमत वहां से पहले से कम हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक बात है। अच्छा, आगे देखते हैं। और इसी के ठीक उल्टा अगर मांग अपरिवर्तनीय रहे और पूर्ति में कमी आ जाए तो कीमत बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन भी मैंने आपको समझा दी थी। मान लीजिए ये मांग है, ये पूर्ति है और मांग में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो और पूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए, पूर्ति ऊपर की तरफ चला जाए। अब ये मांग वक्र को यहां काट रही है तो कीमत जो पहले यहां थी अब वो P1 इससे ऊपर चली जाएगी। तो अगर पूर्ति बढ़ती है तो जाहिर सी बात है किसी चीज की अगर सप्लाई बढ़ेगी तो वो चीज सस्ती हो जाएगी और पूर्ति घटेगी तो वो चीज महंगी हो जाएगी। ठीक बात है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बड़ा रोचक बात है जो अब तक मैंने आपको नहीं समझाया है। ठीक है, आपने समझ लिया कि एक बार पूर्ति स्थिर है, एक बार मांग स्थिर है और फिर उसमें पूर्ति और मांग के परिवर्तन होने का प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये चीजें आपने देख ली। पर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां दोनों एक साथ बढ़ते हैं और दोनों एक साथ घटते हैं। ये बहुत रोचक सिचुएशन है, इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर मांग और पूर्ति दोनों एक साथ परिवर्तन हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज ठीक, ये x ये y। अब मान लीजिए ये आपका मांग वक्र है, ये आपकी पूर्ति वक्र है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहां पर एक साम्य कीमत का निर्धारण किया जा चुका है, ये साम्य कीमत है। अब मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि मांग और पूर्ति दोनों चेंज होंगे।
तो मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन कि मांग एवं पूर्ति दोनों में समान वृद्धि। ठीक, अब देखिए ये सिचुएशन एक कंडीशन है। अब ये आपकी डिमांड कर्व है, ये आपकी सप्लाई कर्व है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो, तो परिवर्तन का मतलब पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। दूसरा यह तय करना पड़ेगा कि वृद्धि भी हो रही है तो किसमें ज्यादा हो रही है किसमें कम हो रही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि परिवर्तन का मतलब वृद्धि हो रही है और दोनों में बराबर की बिल्कुल वृद्धि हो रही है। तब देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए एक गैप ले लीजिए कि इतने गैप में सप्लाई बढ़ रही है और लगभग इतने ही गैप में डिमांड बढ़ रहा है। ठीक, यानी मांग और पूर्ति दोनों बराबर बराबर गैप में बढ़ रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मांग और पूर्ति दोनों बराबर बराबर गैप में बढ़ रही है। D1 ये S1 अब अगर दोनों बराबर बराबर गैप में बढ़ रहे हैं तो पहले तो कीमत ये थी क्योंकि दोनों यहां पे काट रहे थे। अब फिर यहां से भी ले जाएंगे तो कीमत बिल्कुल बराबर ही नजर आएगी। यानी इस E बिंदु पर और E1 बिंदु पर दोनों में कीमत की रेखा वही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी अगर मांग और पूर्ति में बिल्कुल समान परिवर्तन हो, बिल्कुल समान वृद्धि दोनों में हो रही है मांग और पूर्ति में, तो कीमत में कोई चेंज नहीं होगा। लॉजिकल बात भी है ना, जितनी मांग बढ़ी उतनी पूर्ति बढ़ गई तो कीमत क्यों बढ़ेगी, या जितनी पूर्ति बढ़ी फिर उतनी मांग बढ़ गई तो कीमत क्यों घटेगी। तो सवाल यह है कि अगर मांग और पूर्ति दोनों में बराबर की वृद्धि हो रही है तो साम्य कीमत पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यह तो हो गया समान वृद्धि। लेकिन मान लीजिए समान कमी आ जाए, सब चीजों का जवाब ग्राफ देगा, आपको कुछ रटना नहीं है। अब चलिए मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन भी कि समान एक कमी आने वाली है। ठीक बात, अब यहां पर ये सारी चीजें समान कमी पर आई है। चलिए, तो आपको पता है कि जब कमी होती है तो क्या होता है, दोनों चीजें बाईं ओर खिसक जाती हैं। ठीक है, तो समान कमी को देख लेते हैं। तो कमी अगर सप्लाई में होगी तो ये इधर बाएं ओर चली जाएगी। ठीक, और डिमांड में होगी तो वो भी बाएं ओर चली जाएगी। थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी ना। अब देखिए शायद ये गैप थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इस गैप को थोड़ा और छोटा करते हैं। अच्छा, देखिए, तो आपका जो पहले कीमत था वो इसके हिसाब से यहां से था, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मैं फिर से बनाता हूं आपको। देखिए, ध्यान समझिए, ग्राफ बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए कि ये आपकी मांग वक्र, ये आपका पूर्ति वक्र। ठीक, दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वो हो जाएगा साम्य कीमत। ठीक, अब आपसे सवाल यह है कि अगर मान लीजिए पूर्ति में कमी और मांग में कमी दोनों बराबर हो जाएं, तो अगर मान लीजिए लेट्स सपोज ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, अब अगर सप्लाई घटेगी तो इधर की तरफ आएगी, और जो डिमांड है वो कम होगी तो वो यहां की तरफ आएगी। हाँ, ये परफेक्ट है।
अब आप ध्यान से समझिए, पहले कीमत यहां थी, अभी भी दोनों इसी कीमत पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अगर मांग और पूर्ति दोनों बराबर बराबर घट जाए तो निश्चित तौर पर फिर इस केस में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कीमत पर क्या होगा, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी मांग एवं पूर्ति में समान कमी। तो अगर मांग और पूर्ति में एक बराबर की कमी आए तो संतुलित कीमत या साम्य कीमत पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी तरह अगर दोनों बराबर रूप से वृद्धि हो जाए तो भी संतुलित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? कहानी अब शुरू होगी। कहानी ये शुरू होगी कि मान लीजिए कि सप्लाई कम बढ़े और पूर्ति ज्यादा बढ़ जाए, या पूर्ति कम घटे और मांग ज्यादा घट जाए। उस स्थिति में क्या होगा? तो चाहे जो स्थिति बन जाए, जो ग्राफ कहेगा हम उसी को मानेंगे। आइए खूब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं ताकि आपको मतलब कई सारी संभावनाएं देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछो आप रेडी रहे। तो लेट सपोज, चलिए ठीक है, मान लीजिए एक ये कंडीशन आपके सामने दिखाई पड़ रही है। अब इस कंडीशन में समझ लेते हैं। इस कंडीशन में आपके सामने मांग और पूर्ति का संतुलन बना हुआ है, ठीक है, मांग और पूर्ति का संतुलन, और ये साम्य कीमत यहां पर बनी हुई है। अब मैं एक काम करता हूं, दोनों को बढ़ाता हूं, एक को ज्यादा एक को कम, ठीक है, दोनों को बढ़ाता हूं, एक को ज्यादा एक को कम। तो सबसे पहले आइए सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो सप्लाई को मान लीजिए मैंने इतना बढ़ा दिया, दाएं ओर खिसक गया, ठीक। अब मांग को पूर्ति से ज्यादा बढ़ाते हैं। तो अगर मांग को मैं पूर्ति से ज्यादा बढ़ाऊंगा, अच्छा पहले तो लॉजिक समझिए। मान लीजिए किसी चीज की पूर्ति थोड़ी बढ़ रही है और मांग उसकी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो बाजार में क्या होगा? अगर मैं पूर्ति थोड़ा बढ़ाऊं और मांग को ज्यादा बढ़ाऊं तो बाजार में क्या होगा? बाजार में कीमत तो बढ़ जाएगी ना, कि भाई नहीं चीज कम है, लोग मांग रहे हैं ज्यादा, तो मैं कीमत बढ़ाऊंगा। वही चीज आपका ग्राफ बोलेगा। अब डिमांड वाला थोड़ा सा गैप बढ़ा लीजिए, मांग ज्यादा बढ़ा लीजिए। अब स्पष्ट रूप से देखिए, अब ये दोनों एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं, इसलिए जो साम्य कीमत होगी वो पहले से ऊपर बन जाएगी, P1 जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, P1। साम्य कीमत क्या होगी? पहले से ऊपर हो जाएगी। यानी स्पष्ट है कि यदि पूर्ति और मांग दोनों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन पूर्ति ज्यादा बढ़ती है, मांग ज्यादा बढ़ती है, पूर्ति कम बढ़ती है, इसका गैप कम है, ऐसी स्थिति में साम्य कीमत बढ़ जाएगा। ठीक उल्टा कर दीजिए, मांग को कम बढ़ाइए, पूर्ति को ज्यादा बढ़ाइए, जो जो कहता है करते जाइए, ठीक है। चलिए अब यहां हम क्या करते हैं, यहां पर हम मांग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और पूर्ति को ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब क्या हो गया? अब ये मांग पूर्ति दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, नई वाली मांग पूर्ति। कीमत पहले से क्या हो गई? पहले से कीमत कम हो गई। स्पष्ट है ना? यानी अगर मैं किसी चीज की मांग को थोड़ा बढ़ाऊं और मार्केट में उसकी सप्लाई ज्यादा कर दूं तो उस स्थिति में कीमत पहले से घट जाती है। यानी जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है सेम वो चीजें आप ग्राफ में अप्लाई कर दीजिए। ये तो हो गया मांग और पूर्ति दोनों का बढ़ना। घटने पर भी देख लेते हैं, अगर एक साथ घटने लग जाए तो क्या होगा, उसका भी देख लेते हैं केस। तो मान लीजिए, अच्छा बराबर बराबर घटाएं तब तो कुछ चेंज होगा, हमने देख लिया, एक को कम एक को ज्यादा घटाइए। तो मांग को थोड़ा सा कम घटाइए और पूर्ति को थोड़ा ज्यादा घटा लीजिए। पूर्ति को थोड़ा ज्यादा घटा लीजिए। अब अगर पूर्ति ज्यादा घट जाएगी, अगर पूर्ति ज्यादा घट जाएगी तो क्या देखने को मिल रहा है? अब ये ऊपर काट रही है, यानी जाहिर सी बात है कीमत पहले से बढ़ गई। तो अगर आप मांग कम घटती है लेकिन पूर्ति बहुत घट जाती है, मतलब इकोनॉमी में मार्केट में सप्लाई है ही नहीं, तो उस केस में जब भी पूर्ति कम होगी तो कीमत तो बढ़नी है, कीमत बढ़ गई। अच्छा अब अगर जरा मैं मांग को ज्यादा घटाऊं और पूर्ति को कम घटाऊं तब क्या स्थिति बनेगी? तो मान लीजिए मैंने लेट सपोज यहां पर क्या किया, मांग को ज्यादा घटा दिया और पूर्ति को कम ही घटाया। पूर्ति को लीजिए बस इतना ही घटाया, पूर्ति को केवल इतना घटाया, घटेगी तो बाईं ओर जाएगी तो तय है, और मांग को थोड़ा ज्यादा घटा दिया। अब ये यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, कीमत क्या हो गई? घट गई। यानी अगर आपकी मांग बहुत ज्यादा कम होती है और पूर्ति कम घटती है तो मांग के कम होने से कीमत तो घटेगी।
तो ये सारे वो सिचुएशंस हैं जब मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन होता है। तो अगर दोनों में बराबर वृद्धि या बराबर कमी आए तब तो साम्य कीमत पर कोई चेंज नहीं होगा, पर एक में ज्यादा एक में कम हो जाए तो चेंज होगा, और वो क्या होगा मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह ग्राफ बना के आप बताएंगे। तो ध्यान रहे कि उपयुक्त व्याख्या में हमने पूर्ति अथवा मांग को स्थिर मानकर साम्य कीमत पर मांग और पूर्ति के प्रभाव को देख लिया है, लेकिन अगर मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो जाए तो साम्य कीमत प्रभावित हो जाती है। साम्य कीमत में होने वाली वृद्धि अथवा कमी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों को प्रभावशीलता और परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो मांग और पूर्ति में जो परिवर्तन आएगा, जो चेंज आएगा, वो डिपेंड करेगा कि मांग और पूर्ति कितनी इफेक्ट थी। तो जिसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी वो अपना प्रभाव डालेगी। अगर मांग वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मतलब अगर वृद्धि हो रही है और मांग में ज्यादा हो रही है तो वो अपना प्रभाव डालेगा। अगर कम ही हो रही है और पूर्ति में ज्यादा कमी हो रही है तो पूर्ति वाला अपना इफेक्ट डालेगा। तो ये अपना अपना इफेक्ट डालती है कि कौन ज्यादा है। जैसे यदि हम मान लें कि मांग और पूर्ति में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, तो यदि मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक है तो कीमत और मात्रा पहले से अधिक हो जाएंगे। मान लीजिए मांग में ज्यादा चेंज हो रहा है और पूर्ति में कम चेंज हो रहा है तो वो कीमत बढ़ जाएगा, है ना, कि मांग अपना असर डालेगी। और पूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक हो जाए तो कीमत पहले से कम हो जाएगी। इसी तरह यदि मांग और पूर्ति में वृद्धि बिल्कुल समान होगी तो कीमत अपरिवर्तित रहेगी। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है ना। तो अगर मांग, जैसे लेट्स सपोज कि ये मांग और पूर्ति है और मान लीजिए पूर्ति में भी बढ़ोतरी हो रही है बराबर की और मांग में भी हो रही है बिल्कुल बराबर की, तो दोनों कीमत जहां पहले थी अभी भी वहीं रहेंगी, तो ये कीमत में कोई खास चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए लेट्स सपोज कि यहां पर क्या हो जाए, मांग और पूर्ति में मांग ज्यादा बढ़ रही हो, पूर्ति कम बढ़ रही हो, मतलब मांग तो जो है वो बढ़ के यहां चली गई और पूर्ति केवल इतनी ही बढ़ रही है, तो कीमत ऊपर चली जाएगी। पहले कीमत यहां थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में भी समझाई है, वो यही कहा जा रहा है यहां पर, ठीक है। संतुलन कीमत में क्या प्रभाव होगा ये ध्यान रखिए। तो संतुलित कीमत पर विक्रेता उतनी ही मात्रा बेचना चाहता है जितना खरीदना चाहता है, ये बात तो कंफर्म है। जो इक्विलिब्रियम प्राइस या साम्य कीमत होती है उसका मतलब ही यही होता है कि जो विक्रेता है वो उतना ही बेचना चाह रहा है जितना क्रेता खरीदना चाह रहा है, ठीक है। तो यदि संतुलित कीमत तथा संतुलित मात्राओं में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मांग एवं पूर्ति की शक्तियां आपस में इस प्रकार प्रतियोगिता करेंगे कि फिर से संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो मान लीजिए लेट्स सपोज मार्केट में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होने पर संतुलन आता है। तो अगर मांग और पूर्ति दोनों असंतुलित हो जाएं या दोनों में कोई चेंज आ जाए और कीमत साम्य कीमत चेंज हो जाए तो वहां पर प्रयास ये रहेगा कि फिर से साम्य वाला स्तर स्थापित हो सके, फिर से इक्विलिब्रियम वाला स्तर स्थापित हो सके, ठीक है। तो संतुलित कीमत में परिवर्तन की दो स्थिति होगी, जब वस्तु की प्रचलित कीमत संतुलित कीमत से अधिक हो जाए। जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई लेट्स सपोज ये वस्तु की मांग है और वस्तु की पूर्ति है, ठीक। तो ये एक प्राइस साम्य कीमत हो जाए, तो ये 10 रुपए पे डिसाइड है लेकिन फिर भी मार्केट में 12 रुपए पे बिक रहा है। तो जो प्रचलित कीमत है जो मार्केट में बिक रहा है वो 12 रुपए है और साम्य कीमत 10 रुपए का था। या ऐसा हो जाए कि प्रचलित कीमत संतुलित कीमत से कम हो, कि 10 रुपए में तय था पर 8 रुपए में ही बिक रहा है। तो ये दो स्थितियां हो सकती हैं। अब देखिए एक चीज आप समझिए, मान लीजिए वस्तु की मांग और पूर्ति 10 रुपए में डिसाइड हो गई थी, साम्य कीमत 10 रुपए में डिसाइड है, फिर भी लोग 12 रुपए में खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक तरह से अधिमांग, मतलब मांग बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग उस कीमत से भी ज्यादा देने को तैयार हैं। और अगर मान लीजिए संतुलित कीमत से कम प्रचलित कीमत है ना, जनरल प्राइस जो उससे भी नीचे आ रही है, इसका मतलब कि वास्तव में कोई उसको पूछ नहीं रहा है, ठीक है। अब प्रथम स्थिति देखिए, प्रथम स्थिति में यदि वस्तु की प्रचलित कीमत या बाजार कीमत संतुलित कीमत से अधिक है तो इसे अतिरिक्त पूर्ति या एक्सेस सप्लाई के कारण वस्तु की कीमत घटना शुरू करेगी और तब तक घटती रहेगी जब तक कि वह संतुलन कीमत के बराबर नहीं हो जाए। देखिए उसको सुधारने की स्थिति बन रही है। देखिए जैसे मान लीजिए ये पहली स्थिति थी, जिस स्थिति में क्या बना हुआ है, इस स्थिति में ये बना हुआ है कि ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, वो डिमांड है। अब यहां पर साम्य कीमत डिसाइड था, फिर भी इस कीमत से ऊपर चीजें बिक रही हैं। अब इसका मतलब मांग बहुत ज्यादा है, तो यहां क्या होगा, यहां ये होगा कि सप्लाई को बढ़ाया जाएगा और सप्लाई को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि जो अधिक मांग है उसको पूरा ना कर लिया जाए और वापस से जो साम्य कीमत है वहां तक स्थिति को लाया जाए। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए यदि प्रचलित कीमत साम्य कीमत से ज्यादा है तो संतुलित कैसे कीमत प्राप्त करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा कि हमें अतिरिक्त पूर्ति के कारण वस्तु की कीमत घटना शुरू हो जाएगी और तब तक घटती रहेगी जब वो संतुलित कीमत के बराबर ना आ जाए। कीमत में कमी आने से मांग में विस्तार और पूर्ति में संकुचन होगा।
जाहिर सी बात है जब कीमत घटेगी तो फिर मांग में विस्तार होगा, मांग में विस्तार यानी कम कीमत पर लोग ज्यादा खरीदेंगे और पूर्ति का संकुचन होगा। तो प्रथम स्थिति को पूर्ति अधिक है मांग से और अथवा मांग पूर्ति से कम है ऐसा कहा जाता है। तो मांग पूर्ति से कम है इस पहली स्थिति में आएगा कि जो जब ज्यादा सप्लाई हो जाएगी और मांग उससे कम रह जाएगी। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, इसमें यदि वस्तु की प्रचलित कीमत संतुलित कीमत से कम है तब अतिरेक मांग के कारण यहां क्या है, वस्तु की प्रचलित कीमत संतुलित कीमत से कम है तब अतिरेक मांग के कारण वस्तु की कीमत बढ़ना आरंभ करेगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, मांग की अतिरेक होगी यानी कि कीमत जो है वो पहले से कम है, जो संतुलित कीमत बताया गया है उससे कम ही कीमत पर लोग बेचने को तैयार हैं। अब मांग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, मांग जब बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि वह संतुलित कीमत के बराबर नहीं हो जाती, जब तक कि वहां संतुलित कीमत के बराबर लोग सप्लाई करना नहीं शुरू। इस स्थिति में क्रेताओं को में वस्तु को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी और अधिक मात्रा में खरीदने का प्रयास करेंगे। भाई जाहिर सी बात है ना, देखो स्थिति क्या बनी हुई है, स्थिति ये बनी हुई है कि ये है मांग, ये है पूर्ति। अब यहां 10 रुपए में चीज बिकनी थी वो 8 में ही बिक रही है तो मांग का अधिक होना शुरू होगा। अब लोग खूब ज्यादा खरीदना शुरू करेंगे कि चलो कम समय कम कीमत में ज्यादा खरीदता रहूं और तब तक खरीदते रहेंगे जब तक संतुलित कीमत पर न आ जाए। इससे वस्तु की कीमत बढ़कर संतुलित कीमत तक पहुंच जाएगी और QD इक्वल्स टू QS की स्थिति निर्मित होगी। मतलब कि क्वांटिटी जो है वो जहां पहले ये इस क्वांटिटी पर आ जाएगी मांग और इस प्राइस पर हो जाएगी कीमत, यानी लोग ज्यादा मांग करना शुरू करेंगे और कीमत धीरे धीरे बढ़ के संतुलित कीमत पर पहुंच जाएगी। अब जो आपको इंपॉर्टेंट चीज देखकर चलना है कि संतुलन कीमत पर मांग और पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ रहा है। इस पूर्ति के प्रभाव को, मांग के पूर्ति के प्रभाव को हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो जब मांग और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो बाजार में साम्य कीमत पर प्रभाव पड़ता है और अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रभाव होता है। तो मांग में परिवर्तन और संतुलित कीमत, तो यहां पर अब क्या क्या है, अब समराइज करके एक साथ आपको बताया गया है और एक एक चीज एक एक पॉइंट वाइज ग्राफ आपको यहां दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पूर्ति की दशाएं स्थिर रहती हैं किंतु मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो संतुलित कीमत में परिवर्तन आता है। और मांग में परिवर्तन कई कारण से होता है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, जैसे संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाए जिसमें स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, ये सब बदल जाए। और मांग के परिवर्तन में 2 स्थिति हो सकती है, मांग में वृद्धि हो सकती है या मांग में कमी हो सकती है। ठीक, मैंने डिटेल में अभी आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे मांग में वृद्धि हो जाए तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए ये आपकी मांग है, ये आपकी पूर्ति है, तो मांग में वृद्धि के कारण अगर मांग वक्र दाईं ओर चला जाता है तो संतुलित कीमत अगर यहां पर थी तो अब वो बढ़कर संतुलित कीमत यहां पर चली जाएगी। तो पूर्ति अगर स्थित रहे और केवल मांग में वृद्धि हो तो आपका जो संतुलन कीमत है उसमें वृद्धि हो जाएगी और संतुलन की मात्रा भी अगर पहले यहां पर क्वांटिटी थी तो वो क्वांटिटी बढ़ के अब Q1 पे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको दिखा देना है। एक एक चीज को आप इजीली तेजी से हम कर सकते हैं। अंतिम प्रभाव क्या पड़ेगा, कीमत OP से OP1 हो जाएगी। मतलब ये जो हमने अभी ग्राफ बनाया था ये 0 है तो ये OP था, अब ये OP1 हो जाएगा, यानी यहां से बढ़कर कीमत यहां चला जाएगा। ठीक, कीमत में PP1 की वृद्धि हो जाएगी, PP1 यानी P से P1 की वृद्धि हो जाएगी। मात्रा OQ से बढ़ के OQ1 तक हो जाएगी, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो मात्रा में भी Q से Q1 तक की वृद्धि हो जाएगी। तो यानी अगर संतुलित कीमत में अगर कुल मिलाकर पूर्ति स्थिर रहे और मांग बढ़ जाए तो संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों वहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, चलो। और अच्छा, मांग में कमी और संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि पूर्ति स्थिर रहने से किंतु मांग में कमी होने पर संतुलित कीमत और मात्रा दोनों में परिवर्तन आता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है, साम्य बिंदु अगर हम इसको ले लें, लेट्स सपोज यहां पर ये पूरा डिफाइन किया गया है, ये है आपका साम्य बिंदु, ये है प्राइस, ये है O, ठीक है, ये है Q। तो अगर यहां मांग में कमी हो जाएगी तो ये जो अच्छा सॉरी, ये पूर्ति में कमी कर दी मैंने, एक सेकेंड। तो मांग में कमी होगी तो ये इधर आ जाएगी, फिर से बना लेते हैं इसको। ठीक है, X Y, दिस इज मांग, दिस इज पूर्ति, दिस इज संतुलित कीमत, दिस इज O, दिस इज Q। ठीक बात। तो अगर मान लीजिए मांग में कमी होगी तो ये मांग में कमी के कारण यहां नीचे आकर अब यहां काटेगी तो ये P1 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, नया प्राइस OP1 हो गया, पहले OP था तो P1 तक कीमत घट गई और क्वांटिटी Q से यहां Q1 पर आ गई तो क्वांटिटी Q1 क्वांटिटी घट जाएगी। ठीक है, यहां पर सीधे रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई गया है। तो कीमत घटकर OP से OP2 हो जाएगी, इसको OP2 मान लीजिए, लेट्स सपोज इसको OP1 के जगह OP2 कर लीजिए। ठीक है, ये OP2 हो जाएगी और ये क्वांटिटी भी 2 कर लीजिए। क्वांटिटी भी जो पहले OQ थी अब साम्य क्वांटिटी OQ2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अब ये दोनों काट चुके हैं। पहले यहां संतुलन था, अब ये E1 पे चला जाएगा मान लीजिए। ठीक है, यहां पे आ गया। तो मैंने आपको डिटेल में बताया, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं।
अब इसी के साथ पूर्ति में परिवर्तन को अगर देखना पड़े, ठीक है, तो पूर्ति में परिवर्तन और संतुलित कीमत पर क्या आता है, तो जब मांग दशाएं स्थिर रहती हैं किंतु पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तब संतुलित कीमत में परिवर्तन आता है और संतुलन की मात्रा बदल जाती है। पूर्ति में परिवर्तन विभिन्न कारणों से होता है। ये कारण क्या होते हैं, जैसे उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, लाभों में वृद्धि, लागतों में कमी, सरकारी नीति में परिवर्तन, और इससे संतुलित कीमत प्रभावित होती है और परिवर्तित हो जाती है। पूर्ति में परिवर्तन पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी का रूप हो सकता है। तो मान लीजिए लेट सपोज ये आपका डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। अब सप्लाई अगर मान लीजिए लेट सपोज ये पहले क्या था, ये संतुलित कीमत था, ठीक है। अब पूर्ति में अगर वृद्धि हो जाए तो ये आपका सप्लाई, ये वृद्धि होगा तो क्या हो गया, नीचे आ गया, इसने यहां पर काटा तो ये ओ, ये पहले ओ क्यू यहां पे था, सॉरी ये ओ क्यू संतुलित क्वांटिटी थी और ओपी कीमत थी सामने। अब क्या हो जाएगी, ये ओ क्यू 1 हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कीमत पहले से घट जाएगी। वही चीज यहां पर बताया गया है, ठीक है। कीमत घटकर ओपी से OP1 हो जाएगी। साम्य संतुलन जो है, साम्य जो मात्रा है वो OQ से OQ1 हो जाएगा, ठीक बात है। पूर्ति में अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो पूर्ति में अगर कमी हो जाए तो उस स्थिति में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पूर्ति में कमी हो जाएगा तो पूर्ति वक्र ऊपर चला जाएगा, तो अब वहां पर कीमत भी पहले से P से P2 हो जाएगी। तो अगर पूर्ति में कमी होगा तो कीमत यहां पर बढ़ जाएगी। मैंने आपको डिटेल में ही थोड़ा बताया हुआ है, इसी चीज को यहां पर क्लियर किया गया है, लेते हैं। और फिर लास्ट में वो चीज जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन होगा तो संतुलित कीमत पर क्या होगा, तो मांग एवं पूर्ति दोनों में अगर एक साथ वृद्धि हो जाए, तो जब मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि होती है तो मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों में खिसकाव होता है, लेकिन जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किसकी ज्यादा वृद्धि है, किसकी कम वृद्धि है। जब मांग में वृद्धि अधिक है पूर्ति से, तो जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक है तो कीमत में वृद्धि होगी। मैंने आपको बताया था, फिर एक बार बता देता हूं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दो बार चीजों को रखा हुआ है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये पूर्ति, ये मांग और ये पूर्ति। अब अगर मान लीजिए आप पूर्ति को बढ़ाते हैं तो ये भी दाएं ओर जाएगा, मांग को बढ़ाते हैं ये भी दाएं ओर आया, लेकिन मांग वाली वृद्धि ज्यादा है, इसलिए कीमत अब यहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको, सॉरी यहां पर काट रही है ना, ये यहां पर, तो कीमत पहले से P1 ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे। तो जिसमें ज्यादा वृद्धि होगी उसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई पड़ता है। दूसरा, हाँ, तो ये ग्राफ को समझाने के लिए था। और जब मांग में वृद्धि बराबर है पूर्ति के वृद्धि के तो कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए मांग में होने वाली वृद्धि भी उतनी है, पूर्ति में भी होने वाली वृद्धि उतनी है, तो कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी हम देख चुके हैं। और जब मांग में वृद्धि कम है, पूर्ति में वृद्धि ज्यादा है, तो कीमत घटेगी। देख लीजिए ना, ऐसे कंडीशन में मान लीजिए ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। अब पूर्ति में इतना बढ़ोतरी हो गया और मांग में केवल इतनी ही बढ़ोतरी है, तो पहले कीमत यहां थी, अब कीमत इसके नीचे मिल रही है, P1 हो जाएगी। तो यानी अगर मांग में होने वाली जो वृद्धि है वो पूर्ति में होने वाली वृद्धि से कम रह रही है तो संतुलित कीमत अपने आप आपका इसमें डाउन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको समझ के चलना है। मांग एवं पूर्ति दोनों एक साथ अगर कम हो जाए, वही सेम कंडीशन, तो जो ज्यादा कम होगा उसका ज्यादा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो जब मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ कमी होती है तो मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों का खिसकाव होता है और दोनों बाएं ओर खिसकते हैं, ठीक है। यह खिसकाव भी मांग और पूर्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि जब मांग अधिक है और पूर्ति में कमी से, यानी मांग में जो कमी है वो पूर्ति में कमी से ज्यादा है, यानी मांग ज्यादा कम हो रही है, पूर्ति कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पर कीमत डाउन हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स सपोज यह है आपका मांग, यह है आपकी पूर्ति। अब मांग में कमी इतनी हो गई, अच्छा पहले कीमत यहां पे थी और पूर्ति में कमी केवल इतनी हुई है, तो अब यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी, यहां पर स्थिति हो जाएगी कि यहां पर ये P1 प्राइस घट जाएगा। भाई मांग ही जब नहीं हो रही है तो पूर्ति में कमी होने के कारण प्राइस तो घटनी ही घटनी है। अब जब मांग और पूर्ति दोनों की कमी बराबर है, तो जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति में समान दर से कमी होती है तो वस्तु की कीमत बिल्कुल पहले जैसे बनी रहती है। हाँ, मात्रा में कमी आ जाएगी, क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी, ये तो कंफर्म दिखाई पड़ता है, ठीक है। ग्राफ से आपको एकदम इजीली निकल जाएगा। जब मांग में कमी कम है पूर्ति में कमी से, यानी पूर्ति में ज्यादा कमी आ जाए और मांग में थोड़ा ही कमी हो, इसका मतलब क्या है, सप्लाई अब डाउन हो गई है। तो अब जाहिर सी बात है किसी चीज की अगर सप्लाई मार्केट में डाउन हो जाएगी तो कीमत तो उसकी घटेगी। यहां पर देख लीजिए कैसे करना है, ये पूर्ति वक्र, ये मांग वक्र, ये पूर्ति वक्र। अब पूर्ति जो है वो घट के, अच्छा पहले शाम में कीमत यहां पे थी, अब पूर्ति इतनी ज्यादा घट गई, मांग केवल इतनी ही घटी है, तो अब यहां देखिए ये रहा आपका नया वाला, ये रहा, तो P1 कीमत यहां पर बढ़ जाती है।
ठीक है, बहुत इजीली आप देख सकते हैं। तो जब मांग में कमी पूर्ति में कमी की तुलना में कम दर से होती है तब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और संतुलन उत्पाद की मात्रा घट जाती है। सब पहले संतुलन उत्पाद यहां पे था, अब वो यहां पे चला आया, तो Q से ये इधर Q1 पे चला आया, जबकि पूर्ति अधिक दर से इसमें घट रही है, तो ये चीज यहां पर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये वो सारी की सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये वो सारी की सारी स्थितियां परिस्थितियां थी जिन स्थितियों परिस्थितियों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मांग और पूर्ति में जो ये तरह तरह के परिवर्तन होते हैं वो साम्य कीमत को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, कोई मांग बढ़ रहा है, कोई पूर्ति बढ़ रहा है। अब एक चीज आपको चौकन्ना रहना है, वो ये रहना है कि जिस तरह का भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है आपको उस तरह का ग्राफ बना के वैसा वैसा आंसर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा ही सवाल पूछे, जिस तरह का सवाल पूछे कि पूर्ति कम बढ़ रही है, मांग ज्यादा बढ़ रही है, या मांग ज्यादा बढ़ रही है, पूर्ति कम बढ़ रही है, तुरंत ग्राफ बनाइए। ग्राफ बना के पहले से कीमत ऊपर है कि नीचे आपको दिख जाएगी और उसी हिसाब से आप अपना आंसर पूरा फ्रेम कर सकते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट रूप से आपको दिमाग में लेके अब सरकार की भूमिका थोड़ा देख लेते हैं कीमत निर्धारण में ठीक से। तो देखिए ये हम बार बार, मैंने जब इकोनॉमिक्स शुरू भी की थी, जब अर्थशास्त्र हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अलावा जब समष्टि अर्थशास्त्र भी शुरू किया था, तो हमने दो तीन चीजें देखी थी। एक तो हमने अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, और आजकल दुनिया का जो मॉडल है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चल रहा है, जिसका भारत भी एक तरह का अनुयायी है, शुरू से रहा है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या विचारधारा होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र को भी हम स्थान देते हैं और साथ साथ में हम इसके अलावा सरकारी क्षेत्र का भी योगदान रहता है। और एक बात जो बहुत प्रमुख रहती है भारत जैसे देशों में, जो समाजवादी व्यवस्था के इर्द गिर्द दिखाई पड़ती है, वो है जन कल्याण, ठीक, या कल्याणकारी राज्य जिसको बोलते हैं ना, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। अब यहां क्या मतलब होता है? यहां मतलब होता है कि राज्य जो है वो सबका ख्याल रखेगा। तो जो कीमत का निर्धारण है अर्थव्यवस्था में कि कोई भी चीज कितने की बिकेगी, अगर हम इसको केवल मांग और पूर्ति पे छोड़ दें तो यहां पर बाजार में एक अराजकता की स्थिति भी आ सकती है। मतलब चीजें कभी कभी इतनी महंगी हो जाएंगी, हो सकता है समाज में अगर 50 लोग रह रहे हो तो 20 लोग मिलकर ही किसी चीज की इतनी ज्यादा डिमांड करने लग जाए कि उस चीज की कीमत आसमान छूने लगे और बाकी 30 लोगों का कुछ हो ही नहीं पाए। आ रही बात समझ में? या कभी कभी कीमतें जो है मांग और पूर्ति पर ही छोड़ दी जाए तो वो इतने नीचे चली जाएं कि जो उत्पादक है उसको घाटा ही घाटा होने लगे। मतलब आप जो पूरा बाजार का मैकेनिज्म है उसको पूरी तरह फ्री नहीं छोड़ सकते। अगर आप फ्री छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जन कल्याण नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कहीं ना कहीं उन चीजों को पा नहीं पाएंगे, या बहुत सारे उत्पादक हों जो उत्पादन बंद करना पड़ेगा घाटे की स्थिति को देखते हुए। तो यहां पर सरकार क्या करती है? थोड़ा सा हस्तक्षेप करती है। सरकार कभी कभी दो तीन चीजें करती है। एक काम तो ये करती है कि वो एक अपर लिमिट बनाती है और एक काम करती है कि वो लोअर लिमिट बनाती है। मतलब वो क्या करती है, किसी किसी चीज के लिए अपर कैप बनाएगी कि भाई कुछ भी हो जाए ये चीज इस कीमत से अधिक नहीं बिकेगी। आगे बात समझ में? और किसी किसी चीज का न्यूनतम मूल्य बनाती है कि भैया इससे नीचे ये चीज नहीं खरीदा बेचा जाएगा। तो ये दोनों स्थितियों में बड़ा लाभकारी होता है। कैसे होगा इसको समझेंगे थोड़ा। अच्छा, पहले इसके अलावा जो स्थिति है वो तो यही है कि भैया जहां मांग और पूर्ति किसी वस्तु की जिस कीमत पे बराबर हो जाए वही कीमत निर्धारण होगा। पर इसमें गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन करती है, सरकार थोड़ा सा इसमें एक तरह से हस्तक्षेप करती है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि बाजार में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। मांग और पूर्ति की विभिन्न परिस्थितियां संतुलन कीमत का निर्धारण करती हैं। बिल्कुल ठीक बात। जैसे जैसे मांग पूर्ति होगी संतुलित कीमत का निर्धारण होगा। संतुलन कीमत तय करने में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, किंतु सरकार पर आम जनता एवं उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ये बात सही है कि सरकार पर यह जिम्मेदारी होती है कि हम जो या तो उत्पादक है या जो आम जनता है उसके सुरक्षा और खास करके आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखें। आर्थिक सुरक्षा मतलब कि ऐसा ना हो जाए कि व्यक्ति कोई चीज खरीद ही नहीं पा रहा है, आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इस परेशानी से हमेशा बचने का एक तरह से प्रयास करता रहेगा। आम जनता एवं उत्पादकों को परिस्थिति जन्य शोषण से बचाने के लिए कीमतों के निर्धारण हेतु दो उपाय अपनाती है। तो सरकार क्या करती है? दो तरीके के सॉल्यूशंस लेकर आती है, दो तरीके के उपाय लेकर आती है, जिन उपायों के थ्रू वो क्या करती है? बचाने का प्रयास करती है कि इस आम जनता की जो समस्या है उसको बचाया जा सके। तो आम जनता या गरीब वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वह कीमत छत, जिसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग, और उत्पादक वर्ग के हितों के लिए कीमत फर्श को अपनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए दो तरह के लोग हैं इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। एक है कौन? उत्पादक, और एक है कौन? उपभोक्ता।
अब ये जो उत्पादक हैं वो बहुत सारा लागत लगाते हैं उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करके और चीजों को उत्पादन करते हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य सीधे सीधे होता है लाभ कमाना, तो और या कम से कम हानि से बचना। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? कीमत छत बनाती है, सॉरी माफ करिए, इसके लिए बनाएगी फ्लोरिंग, मतलब कि कीमत फर्श। और इसके लिए बनाएगी कीमत छत। ठीक है, तो एक बनाएगी कीमत फर्श, एक बनाएगी कीमत छत। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, जैसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आप किसानों का लीजिए। किसानों का क्या होता है कि मान लीजिए वो गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, गन्ने उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, सारी चीजें उगा रहे हैं। अब वो किसान हैं, वो बहुत मार्केट को तो बना के चीजों को बेचेंगे नहीं, ना उनके पास जगह रखने की होती है, ना बहुत दिनों तक वेट कर सकते हैं, अगली फसल भी उगानी होती है। तो उनका ये होता है कि जो वो लागत लगा रहे हैं कम से कम उसमें कुछ लाभ जोड़कर वो फायदा कमा सकें। तो सरकार हर बार क्या करती है? 20 से 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करती है? घोषित करती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं MSP। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करने का मतलब क्या है? मतलब यह तय किया जाता है कि कोई भी वस्तु इससे कम में नहीं बिकेगी। जैसे गेहूं का सरकार पहले ही तय कर देगी, मान लीजिए कि भाई 2200 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा, तो 2200 रुपए प्रति क्विंटल से कम में कोई नहीं खरीदेगा। ये एक तरह से कानून बन जाता है, यानी किसान को मिनिमम 2200 रुपए तो मिलेगा ही, और सरकार ये गारंटी करती है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार उसको खुद खरीदेगी। ये बात अलग है कि प्रैक्टिकली सरकार सबसे खरीद नहीं पाती है और बीच में बिचौलिए 200-300 का फायदा लेके कम में ले लेते हैं और अल्टीमेटली वो सरकार को बेच के पैसा ले लेते हैं। लेकिन इससे कम से कम इतना हो जाता है कि एक आइडिया रहता है कि हाँ भाई मार्केट में 2200 रुपए प्रति क्विंटल कम से कम गेहूं बिचेगा, तो बिचौलिया आएगा भी तो कम से कम 2000 तो देगा ही। अगर ये सरकार घोषित नहीं करती तो हो सकता है वो 1000 में ही खरीद लेता, दूसरा कोई किसान के पास ऑप्शन ही नहीं रहता। तो ये हो गया कीमत फर्श। कीमत फर्श का मतलब ये हो गया कि भैया इससे नीचे कीमत नहीं जाएगी, ताकि जो किसानों की या जो भी उत्पादक है, मान लीजिए कोई और भी अगर चीज फैक्ट्री में बन रही है और सरकार ने बोल दिया कि इससे कम पे नहीं बिकेगी, तो ये उत्पादक वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा राहत हो जाता है। ऐसे ही होती है कीमत छत। तो जैसे मान लीजिए सरकार ने ये बोल दिया, लेट सपोज सरकार ये बोलेगी कि भाई लोगों के लिए, लोगों को खाने पीने में चना बहुत इंपॉर्टेंट है, या लोगों ये वो बोल देगी कि आयोडीन नमक, मान लीजिए बोल दिया आयोडीन नमक, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो सरकार ये बोल देगी कि 10 रुपए पैकेट से एक्स्ट्रा ज्यादा कोई भी आयोडीन नमक नहीं बेचेगा। या जैसे आपको याद होगा, जिस समय मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, जब दिल्ली में डेंगू बहुत ज्यादा चल रहा था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि जितने प्राइवेट लैब वाले हैं वो 300 रुपए या 150 रुपए, ऐसा ही कुछ था, 300 रुपए से अधिक पैसा नहीं लेंगे डेंगू के टेस्ट के लिए। ये एक रूल गवर्नमेंट ने बनाया था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक छत बना दी कि भैया इससे ऊपर मत जाइए और इससे नीचे में नहीं बेचा जाएगा। यही जो इंटरवेंशन होता है, यानी जो अधिकतम और न्यूनतम कीमत को तय करने वाली परिस्थिति होती है, वही सरकार का हस्तक्षेप माना जाता है। तो ये दो कदम सरकार यहां पर उठाती है। कीमत छत की युक्ति में कीमत की अधिकतम सीमा और कीमत फर्श की युक्ति में कीमत की न्यूनतम सीमा का निर्धारण सरकार कर देती है। तो सरकार डायरेक्टली इंटरफेयर करती है और सरकार एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस को डिक्लेयर कर देती है। अगर विस्तृत वर्णन अगर आप देखें आगे, तो कीमत छत या प्राइस सीलिंग सरकार द्वारा जनता के हित में उठाया गया एक कदम है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। कीमत छत क्या है? जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि यही से चीजें निकलती हैं कि भैया महंगाई को रोकने के लिए सरकार कौन कौन से उपाय कर सकती है, तो वहां आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि प्राइस सीलिंग या कीमत छत बना सकती है। यानी जनता को राहत देने के लिए होता है कि भैया कोई भी वस्तु इस पर्टिकुलर कीमत से ज्यादा में नहीं बेची जाएगी। प्रतियोगी बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा जीवन हेतु आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। अब अगर आप कंपटीशन में जाएंगे, अगर आप बाजार में उतरेंगे, तो वहां तो सीधी कहानी होगी कि जिस वस्तु की मांग और पूर्ति जिस कीमत पे भी बराबर हो जाए उसी कीमत को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन सरकार देखती है कि नहीं भाई देखो, हम इस तरह नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो उस सामने कीमत पर नहीं खरीद पाएंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए, मान लो कोई जरूरी दवाई है, अब उस दवाई की डिमांड, अब एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कोविड की वैक्सीन थी, कोविड वैक्सीन थी। अब कोविड की जो वैक्सीन थी इसकी डिमांड पूरे 120 करोड़ भारतीयों द्वारा थी। ऐसी चीज थी, सब लोग मरने के डर से डर रहे थे। अब अगर सरकार बोलती कि चलो मार्केट में बेचते हैं, तो हो सकता है कि ये एक वैक्सीन 1 लाख रुपए की भी बिक जाती है ना,
हो सकता है कि एक वैक्सीन 1 लाख की बिकती, लोग जान के पीछे कुछ भी कर देते, लेकिन सरकार ने बोला कि नहीं, 0, एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो ये कीमत फर्ज कर दी। सरकार ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। तो सरकार कई बार क्या करती है, जो आवश्यक वस्तुएं, या मान लो कोई दवाई है, कोई खाने पीने की ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है, जैसे आपने देखा होगा गांव में सरकारी राशन की दुकान होती है, जिसको अंग्रेजी में पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, सरकारी राशन 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, ऐसे करके सरकार देती है कि भाई इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। या अगर कम की बात करें तो कई बार गवर्नमेंट ऐसा भी कर देती है कि भाई इससे कम प्राइस नहीं होगा। तो सरकार क्या करती है, आवश्यक वस्तुओं पर कीमत पर कंट्रोल करने के लिए इस तरह का वो हमेशा एक तरह का प्राइस सीलिंग या इस तरह के कदम वो उठाती है। जीवन हेतु आवश्यक वस्तु में गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, ये वस्तुएं शामिल हैं जो मानव को सहज जीवन जीने के लिए जरूरी बनाता है, केरोसिन ऑयल। और ये सारी चीजें आपको पीडीएस शॉप, जो सरकारी दुकान होती है राशन की, वहां पर आपको मिल जाएंगी कम से कम कीमत में। कीमत छत को अधिकतम समर्थन कीमत कहा जाता है। अच्छा, जो ये तो हो गया कीमत, ऊपर वाला कीमत सीलिंग था। फिर आता है कीमत छत, ये अधिकतम समर्थन कीमत है। यह साम्य कीमत से हमेशा कम रहता है कि भाई इससे ऊपर आप कीमत को नहीं ले जाएंगे। जब शासन किसी वस्तु की कीमत उसकी संतुलन या साम्य कीमत से कम कीमत छत की युक्ति अपनाकर वस्तु की कीमत, जब शासन किसी वस्तु की कीमत उसकी संतुलन या साम्य कीमत से कम कर देता है तो ये कीमत छत की युक्ति अपनाकर वस्तु की कीमत की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। तो आम जनता और गरीब वर्ग उसे सरलतापूर्वक खरीद पाते हैं। यानी आप वहां पर एक मैक्सिमम प्राइस बना देंगे कि इस मैक्सिमम प्राइस से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा, और वहां पर आपने मिनिमम प्राइस बना दिया था कीमत सीलिंग में। ठीक है, तो सीधी बात है, जब फर्श वाली बात होगी तो ये न्यूनतम प्राइस हो जाएगी, भाई इससे नीचे कीमत नहीं जाएगी। और जब आप छत बना देते हैं तो मैक्सिमम प्राइस हो जाएगी, इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। कीमत फर्श या प्राइस फ्लोर सरकार द्वारा उत्पादकों के हित में उठाया गया एक कदम है। ठीक, यानी उत्पादकों को बताया जाता है जो कीमत फर्श होता है वो उत्पादकों के लिए होता है कि भाई इससे नीचे नहीं जाएंगे आप, इतना तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंतर्गत सरकार उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित कर देती है कि भैया इससे कम आप नहीं जाएंगे। ठीक, यह न्यूनतम कीमत इतनी अवश्य होती है कि उत्पादक इस पर अपनी लागतों को वसूल कर लेता है। ध्यान से समझ लीजिए, देखिए जो कीमत फर्श है ना वो कम से कम कीमत बताता है, और जो कीमत छत है वो अधिक से अधिक कीमत बताता है। तो कीमत छत उत्पादकों के लिए नहीं, उपभोक्ताओं के लिए कि भाई आपको उससे ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, और कीमत जो फर्श है वो उत्पादकों के लिए कि इससे कम आपको नहीं मिलेगा, इतना तो कम से कम मिलेगा, इतना सिक्योरिटी बना देती है गवर्नमेंट। तो इसे न्यूनतम कीमत भी कहते हैं, और ताकि जो लागत लगी हुई है कम से कम उतना लेकर वो मुनाफा वसूल सके, तो वो न्यूनतम कीमत कहलाती है। कृषि क्षेत्र की उपजों में कृषक वर्ग का शोषण न हो और उत्पादन हेतु प्रोत्साहन पाता रहे, इसके लिए शासन कृषि उपज हेतु न्यूनतम समर्थन कीमत लागू करती है, जिसको मैंने बोला था ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कृषि में ये सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है। तो कृषक लोग जो है अपना उत्पादन करते रहे, उनको लाभ मिलता रहे, इसके लिए इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है कि कम से कम इतना समर्थन मूल्य आपका रहेगा। न्यूनतम समर्थन कीमत से बाजार में मांग और पूर्ति की चाहे जो दशाएं मौजूद रहे, किसान एक निश्चित कीमत की नियमितता के प्रति आश्वस्त हो जाता है कि इतना कीमत कम से कम रहेगा। शासन द्वारा गेहूं, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, आलू, गन्ना, इनके लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा की जाती है। इस प्रकार कीमत फर्श या प्राइस फ्लोर से आशय उत्पादकों के हित में शासन द्वारा निर्धारित उस न्यूनतम समर्थन कीमत से है जो बाजार कीमत या संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए हो सकता है कि बाजार कीमत जो है वो 20 रुपए ही थे, लेकिन सरकार बोलेगी कि नहीं 30 रुपए से कम में कोई नहीं खरीदेगा, 30 रुपए से कम आपको 30 रुपए मिलेंगे। तो ये कीमत फर्क जो है वो बाजार कीमत से ऊपर भी हो जाती है कई बार, ताकि उत्पादकों की रक्षा होती रहे, उनका जो घाटा ना हो, जो लागतें लगी हैं वो लागत कम से कम अपना रिटर्न ले सकें, उसको वो वापस लौटा लें। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब बार बार आप बाजार मूल्य सुन रहे हैं तो थोड़ा सा बाजार मूल्य भी देख लेते हैं, वो इसी सब जुड़ा हुआ है साथ में। मतलब कीमत में सरकार कीमत जो प्राइस फ्लोर है, प्राइस सीलिंग है, उसी से संबंधित भी इसको समझिए आप कि बाजार मूल्य किसे कहते हैं। इसको जरा आप देख लीजिए। तो बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो बाजार में अति अल्पकाल के लिए प्रचलन में होता है। ठीक बात, यानी जो एकदम शॉर्ट, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर या एकदम बहुत छोटे समय के लिए जो मूल्य प्रचलित है, जिस पर जो मूल्य बाजार में चल रहा है, वो बाजार मूल्य कहलाता है। अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए अचानक मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है कीमत वो 50 रुपए हो गई है ना। अब डिमांड इतनी बढ़ रही है कि कीमत बढ़ती जा रही है और पूर्ति आप तुरंत कर नहीं सकते क्योंकि समय छोटा है, तो वो एट वंस उस स्पॉट पे जो प्राइस होती है वो बाजार मूल्य कहलाती है।
यदि वस्तु टिकाऊ है तो पूर्ति केवल गोदामों में रखो, स्टॉक तक सीमित रहती है। थोड़ा बहुत स्टॉक वाला माल लाकर आप थोड़ा सा पूर्ति बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ कीमत जो है वो बहुत कम समय के लिए होती है और तुरंत उसको चेंज करना संभव नहीं होता है। इसलिए बाजार मूल्य निर्धारण में मुख्य प्रभाव मांग का पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मार्केट प्राइस जो होता है, यानी जो उस समय चल रहा वाला प्राइस होता है, करंट प्राइस इसको कहते हैं, उसमें डिमांड की बड़ी भूमिका होती है। अगर मांग अधिक हुई तो आपको अधिक कीमत देनी पड़ेगी, कम हुई तो कम कीमत देनी पड़ेगी। यदि मांग बढ़ जाती है तो मूल्य भी बढ़ता है और मांग कम हो जाती है तो मूल्य घट जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि बाजार मूल्य मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप होता है। अस्थायी संतुलन का मतलब क्या है भाई? स्थायी संतुलन मान लो ये था, ध्यान से समझना, मान लो ये 10 रुपए की कीमत पे स्थायी संतुलन था, अचानक मांग बढ़ गई और मांग वक्र दाईं ओर चला गया, अब ये वहां काट रहा है तो ये 20 रुपए हो गया। तो ये एक अस्थायी संतुलन है। बाद में जब हम पूर्ति को बढ़ाएंगे, इतना ही जब हम पूर्ति बढ़ा देंगे, जैसे इतना मांग बढ़ा है और इतना ही पूर्ति बढ़ा देंगे, तो अब ये इतना ही पूर्ति बढ़ा देंगे तो फिर कीमत यही रह जाएगी जहां पे थी। थोड़ा सा और ठीक से कर लें अगर इसको। तो उतना ही और पूर्ति भी बढ़ गई तो फिर कोई प्राइस में चेंज नहीं आया। लेकिन ये अस्थायी संतुलन है, यानी कि ये जैसे ही मांग बढ़ी है ये संतुलन यहां बन गया, इसलिए कीमत बढ़ गई है। तो जो बाजार मूल्य होता है वो टेम्पररी रूप से मांग के बढ़ने से या घटने से जो कीमत डिसाइड होती है उसको हम बाजार मूल्य कहते हैं। बहुत अल्पकाल के लिए ये रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, सामान्य मूल्य क्या है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जनरल प्राइस। जनरल मतलब क्या होता है? जो बहुत दिनों तक चले या बहुत समय तक चलता रहे, सामान्य स्तर पे चलता रहे। तो सामान्य मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसका निर्धारण वस्तु की मांग एवं पूर्ति की स्थायी शक्तियां दीर्घकाल में करती हैं। मान लो ये वस्तु की मांग है और ये पूर्ति है, ये लंबे समय तक इसी पे ये कीमत बना हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सामान्य मूल्य कहलाएगा। जब भी आपसे किसी चीज की, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में आलू क्या रेट रहता है, तो आप क्या बताएंगे? 30 रुपए, 25 रुपए, यही बताएंगे ना। लेकिन ऐसा भी कई बार हुआ है कि आलू 60 रुपए हो गया हो, 70 रुपए हो गया हो, टमाटर 100 रुपए हो गया हो। पर जनरली जब आपसे कोई पूछेगा तो आप 100 रुपए बताएंगे। क्या ये कहेंगे टमाटर 20-30 रुपए बिकता है? क्योंकि ये जनरल वाला, ये सामान्य कीमत है, ये एक लंबे समय में डिसाइड हुआ वाला कीमत है। हाँ, कभी कभी बाजार मूल्य जो है वो बढ़ जाता है ज्यादा डिमांड के कारण, तो उसको आप बाजार मूल्य ही मानेंगे, अल्पकालीन मूल्य होता है। दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति मांग के अनुरूप किया जा सकता है। मान लीजिए अचानक बारिश हो गई, सारे टमाटर खराब हो गए, तो 2-4-10 दिन टमाटर नहीं आएंगे, मांग ज्यादा है, पूर्ति है नहीं, तो कीमत बढ़ गई, मैं मान लिया। लेकिन थोड़ा समय बीतेगा तो मांग के अनुरूप पूर्ति आती जाएगी, कीमत अपने आप डाउन हो जाता है। दीर्घकाल में इतना समय होता है कि विद्यमान प्लांट में वृद्धि या कमी की जा सके ताकि और ज्यादा सप्लाई हो सके। नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं अथवा पुरानी अकुशल फर्में उद्योग से बाहर निकल सकती हैं। पूर्ति को बढ़ाकर अथवा घटाकर मांग की दशाओं के अनुरूप करना संभव होता है। इस प्रकार सामान्य मूल्य एक स्थायी मूल्य होता है। तो जो जनरल प्राइस होता है वो एक फिक्स प्राइस होता है, स्थायी मूल्य होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। तो बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन है। बिल्कुल ठीक बात। तो जो बाजार मूल्य होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों का एक अस्थायी संतुलन, बहुत कम समय का संतुलन होता है। सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों के बीच स्थायी संतुलन का परिणाम होता है, जो बहुत समय तक का संतुलन चल रहा होता है उसका परिणाम होता है। बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का प्रमुख एवं सक्रिय प्रभाव होता है और पूर्ति निष्क्रिय रहती है। तो बाजार मूल्य में मांग या डिमांड सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जबकि सामान्य मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति ज्यादा प्रभावशाली होती है और पूर्ति अधिक सक्रिय भूमिका तय करती है। बाजार मूल्य सभी प्रकार की वस्तुओं, अर्थात चाहे वह पुनरुत्पादनीय वस्तुएं हैं या निरुत्पादनीय वस्तुएं हैं, सब पर बाजार मूल्य लागू होता है। और सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का होता है, क्योंकि पूर्ति को मांग की दशाओं में तभी उसके अनुरूप बनाया जा सकता है। तो जैसे कोई ऐसी वस्तु है जिसको फिर क्रिएट किया जा सके, तभी वो सामान्य मूल्य में आएगा, ताकि जितनी डिमांड हो उतना फुल पूर्ति करके समायोजित कर सकें। तो जो बाजार मूल्य होता है वो आपका पुनरुत्पादनीय या अपुनरुत्पादनीय दोनों वस्तुओं का होगा, और जो सामान्य मूल्य होगा वो केवल पुनरुत्पादनीय मूल्य का वस्तुओं का देखा जाता है। ठीक है, जबकि यह पुनरुत्पादनीय हो, निरुत्पादनीय वस्तुओं की पूर्ति तो बेलोच होती है, तो पूर्ति को परिवर्तित करना संभव नहीं होता, इसलिए केवल पुनरुत्पादनीय वस्तु का ही सामान्य मूल्य देखा जाता है।
बाजार मूल्य किसी समय विशेष में एक वास्तविक मूल्य होता है, ठीक बात है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो एग्जैक्ट प्राइस है, जो रियल प्राइस चल रही है बाजार में, जिस पर असल में खरीद लेन देन हो रहा है, ये बाजार मूल्य होता है। और सामान्य कीमत एक काल्पनिक होता है जो व्यवहार में कभी देखने में नहीं आता। सामान्य मूल्य में इस दृष्टिकोण से वास्तविकता है कि यह एक केंद्र बिंदु की भांति है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए आज कोई भी डेट है, मान लीजिए आज 20 तारीख है, 20 तारीख को आप बाजार में गए, टमाटर आपको मिल रहा है 28 रुपए किलो, ठीक, 28 रुपए पर केजी। तो ये क्या है, ये बाजार मूल्य वास्तविक में है। और मैं अगर आपको टमाटर के बारे में पूछूं तो आप बोलेंगे भैया 20 से 30 के बीच में होगा, 20 से 30 के बीच में। तो ये एक रेंज या एक लगभग वाला अमाउंट होता है ना, जिसमें क्या होता है कि ये एक केंद्र बिंदु है कि इसी के आसपास कीमत रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वह सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्य मूल्य जो है वो बाजार मूल्य के लिए केंद्र बिंदु होता है। हालांकि बाजार मूल्य कहीं भी कम ज्यादा हो सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने समझा कि बाजार का संतुलन क्या है, मांग और पूर्तियों की शक्तियां जो है वो कैसे साम्य कीमत का निर्धारण करती हैं। मांग और पूर्ति में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो साम्य कीमत को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर मांग में परिवर्तन हो या पूर्ति में अलग अलग परिवर्तन हो तो क्या प्रभाव है, दोनों में समान परिवर्तन हो तो क्या प्रभाव है। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा कि सरकार कैसे कीमत निर्धारण में अपनी भूमिका बनाती है, जिसमें हमने कीमत फर्श और कीमत जो है छत की बात की, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। और फिर लास्ट में हमने देखा बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। तो आपको कहीं किसी टॉपिक में कोई डाउट, समस्या या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, magnetbrains.com, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप, ये सारे प्लेटफॉर्म पर आप ये जितने कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। और जो बुक्स या ई बुक्स हैं हर सब्जेक्ट्स की, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको जरूर फॉलो करिए। इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से ध्यान से पढ़िएगा। इसके सारे टॉपिक पहले बता दिए जा चुके हैं। इसमें कोई डाउट या समस्या हो तो जरूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।